हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आर के सन का प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग इनऑर्गेनिक की स्टडी तो कर रहे थे। अब आपको इनऑर्गेनिक के साथ साथ फिजिकल का भी वीडियो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस पीछे रह जाने के कारण हम लोगों को ये एक्शन लेना पड़ रहा है। तो आपके पास इनऑर्गेनिक और फिजिकल डेली जाएंगे। ऑर्गेनिक हम लोग बाद में देख लेंगे। ऑर्गेनिक ऐसे भी सिलेबस बहुत छोटा कर दिया है, उसको करना हम लोगों के लिए बहुत आसान पड़ जाते हैं। तो फिजिकल में जो 12 का फिजिकल पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग अभी सॉल्यूशन को ब्लॉक करके रखेंगे, क्योंकि सारे बैच में सॉल्यूशंस किसी में लगभग ख़त्म हो गया था, किसी में कुछ बचा हुआ था। तो सॉल्यूशन को ब्लॉक करके हम लोग सबसे पहले सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे, ठोस अवस्था को पढ़ेंगे। तो सॉलिड स्टेट हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 12th का पार्ट। देखो, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि मैटर पदार्थ तो सबको डिफिनेशन पता होगा कि उन सब चीज़ों को हम लोग मैटर कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, जिसमें कि मास होती है और ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं, स्थान छेकता है। तो जिसके पास मास होता है और वॉल्यूम होता है, स्पेस छेकना मतलब वॉल्यूम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो मैटर कहते हैं। तो देखो, आप बोर्ड पे आ जाओ। ओके, सॉलिड स्टेट को हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मैटर के जो स्टेट्स होते हैं, अवस्थाएं होते हैं, 5 अवस्थाएं हुआ करते हैं, है ना। हालांकि जनरली 3 हुआ करते हैं, लेकिन हम लोग 5 पर डिस्कस तो 3 पर ही करेंगे। तो मेनली 5 हुआ करते हैं। कौन कौन बाबू? देखो, ये लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, देखो मैटर है पदार्थ, इसके 5 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था, गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था, प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था, एवं BEC स्टेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ओके बाबू। तो मेनली जो हुआ करते हैं सॉलिड के, ये मेनली 3 स्टेट हुआ करते हैं। मेनली 3 स्टेट होते हैं पदार्थ के, मेनली 3 स्टेट्स होते हैं। हालांकि 5 स्टेट्स होते हैं, लेकिन मेनली कितने होते हैं? 3 स्टेट्स होते हैं। इस दोनों को हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर अभी साइंस का काम करना बाकी बच गया है। तो देखो, यहाँ से एक बार कभी क्वेश्चन क्या करता है, 1 2 3 4, 4th स्टेट है प्लाज्मा स्टेट। अगर कह दे प्लाज्मा स्टेट मैटर का कौन सी अवस्था होती है, पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है, तो आपको कौन सी अवस्था मारना है? 4थी अवस्था मारना है। तो मैं यहाँ लिख दूँ, ये प्लाज्मा स्टेट है बाबू। ये कौन सा स्टेट है? 4th स्टेट है। ओके, प्लाज्मा मैटर का, पदार्थ का कौन सी अवस्था होते हैं? 4थी अवस्था हुआ करता है। ओके, तो कौन कौन थे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। इनमें से मेनली 3 ही मैटर की स्टेट हुआ करता है। ठीक, देखो, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, ये तीनों का तीनों जो स्टेट होते हैं एक दूसरे में बदल सकती है। सॉलिड लिक्विड बदल सकती है, लिक्विड गैस बदल सकती है, गैस लिक्विड बदल सकती है, लिक्विड सॉलिड बदल सकती है, इंटर कन्वर्टेबल हुआ करते हैं। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर, थोड़ा सा मैं नोट कर दूं क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे में बदलने वाले होते हैं। जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड स्टेट है, इसको द्रव अवस्था बोलते हो, और गैस को हम लोग चलो वेपर ही बोल देते हैं। हालांकि बोलना ये गलत है, फिर भी बोल रहे हैं। ठीक है,
ये सॉलिड हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, गैस स्टेट हो गया। अगर ठोस को गर्म करोगे, ठोस को गर्म करोगे, गर्म करने का साइन है ना, तो इस ठोस को गर्म करोगे तो पिघल कर कहाँ चले जाएंगे, वो लिक्विड बदल देगा। और चूंकि ठोस सॉलिड पिघल कर लिक्विड बदल रही है तो हम लोग कहेंगे उसको मेल्टिंग बोल देंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गलनांक बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बाबू हम लोग, मेल्टिंग बोलेंगे, ओके। ठोस सॉलिड को अगर टेम्परेचर दोगे, गर्म करोगे तो लिक्विड बदल जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ को आपने हाथ में रखा, अपने बॉडी का टेम्परेचर हो गया, या फिर कहीं रूम पे रख दिया तो रूम का टेम्परेचर हो गया, वो बर्फ़ क्या होंगी, जो सॉलिड था वो पिघल कर कहाँ होगा, पानी में बदल जाएगा। तो सॉलिड का लिक्विड बदलना क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है, जिसको लोग बोलते हैं गलनांक के नाम से जानते हैं, ठीक। लेकिन अगर इसी लिक्विड को ठंडा करोगे, इसी लिक्विड को ठंडा करोगे मतलब टेम्परेचर घटाओगे, ओके, तो फिर से क्या बन जाएगा बाबू, वो ठोस में बन जाएगा, मतलब फ्रीज कर गया, है ना। फ्रीजिंग मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं जम जाना, ओके। तो लिक्विड का सॉलिड बदलना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है, ओके बाबू। जब पानी को गर्म करोगे, लिक्विड को गर्म करोगे मतलब उसको टेम्परेचर दोगे तो किस में बदल जाएंगे, वो वेपर में बदल जाती है, ठीक है। अगर लिक्विड को गर्म करोगे तो किससे बदलेगा, वो वेपर बदलेगा, उसको बोलेंगे हम लोग वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, जिसको वाष्पीकरण की क्रिया हम लोग बोलते हैं, वाष्पीकरण हिंदी में बोलेंगे इसको हम लोग। लिक्विड का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाती है। लेकिन अगर यही गैस वाष्प फिर से ठंडा होगा, है ना, जैसे कि सारे पानी हुए, पानी उड़कर बादल बन गई, वहाँ पर बादल क्या होंगे, फिर से कंडेंस करेंगे, संघनित होगा, और संघनित होने के कारण क्या होगा, वजन बढ़ेगा, फिर से आपके पास क्या होंगे, रेनफॉल, वर्षा के रूप में गिरेंगे, ओके। तो जो गैस बन के गया था अगर वो फिर से ठंडा हो गया, टेम्परेचर घट गई, तो फिर से वो किस में बदल जाएंगे, लिक्विड में बदल जाएंगे, और इसको बोलेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, जिसको हम लोग संघनन की क्रिया बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, है ना। कभी कभी सॉलिड भी सीधे गैस में बदल जाती है, ओके। जैसे कैम्फर है, कपूर है, कपूर को जलाओगे तो ठोस अवस्था में सीधे बिना लिक्विड बदले हुए क्या बदल जाते हैं, उसमें गैस में बदल जाते हैं। जैसे कि आयोडीन है, आयोडीन ठोस अवस्था में होती है, अगर उस आयोडीन को गर्म करोगे तो सीधे कहाँ बन जाएंगे बाबू, आपके गैस में बदल जाएगी, ओके। तो सॉलिड का सीधे गैस में बदल जाना बिना लिक्विड में बदले हुए उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बाबू, सब्लिमेशन, इसको हिंदी में बोल सकते हो आप ऊर्ध्वपातन, क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोल सकते हो हिंदी में। और ये गैस सीधे सॉलिड में बदल सकती है, इसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि ऊपर वेपर बनकर गया और ऊपर से बर्फ के रूप में गिरा, नहीं क्या, वेपर बनकर गया, बर्फ के रूप में गिरा, तो उसको बोलेंगे हम लोग सॉलिडिफिकेशन। दैट मीन्स मैटर के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो तीनों का तीनों एक दूसरे में बदल सकती है, ये इसमें तो ये इसमें, ये इसमें तो ये इसमें, ये इसमें तो ये इसमें, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे में अदला बदली हो जाना, ठीक। चलो बातें करता हूँ, ये तो बेसिक नॉलेज है, ये सब सबको पता होनी चाहिए, ये सब तो 11th में बताया जाता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं सॉलिड की बात करूं, लिक्विड की बात करूं और गैस की बात करूं, ओके। आखिर ये मैटर के डिफरेंट स्टेट क्यों मिलते हैं, क्या ज़रूरी है कि एक ही पदार्थ है, पदार्थ कोई सॉलिड मिला, कोई लिक्विड मिला, कोई गैस मिला,
क्यों मिला ऐसा? रीजन है, देखो बाबू, मान लिया कोई सॉलिड है और लिक्विड है, लिक्विड को रखने के लिए कोई बर्तन चाहिए, लिक्विड को रखने के लिए कोई बर्तन चाहिए, और गैस को रखने के लिए तो बंद बर्तन चाहिए। आप खुले बर्तन में से नहीं रख पाओगे, खुले बर्तन में से हम लोग नहीं रख पाएंगे, ठीक है। कि जो सॉलिड है इस प्रकार से ओके बाबू, जैसे कि मेरे हाथ में ये चौक है, चौक है, अगर चौक को मैं छोटे छोटे कणों में तोड़ दूं ये टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये छोटे छोटे कणों से बना हुआ है ना। तो कोई भी जो मैटर है वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, और वो जो कण हो सकते हैं या तो उसके एटम हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या तो आयन हो सकता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है ना, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कौन हो सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं। ओके बाबू, तो यहाँ पे ये जो है पार्टिकल है, पार्टिकल है, कण है। अब वो कण कौन हो सकते हैं? या तो एटम हो सकता है, या तो आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। उसी प्रकार से लिक्विड, लिक्विड भी क्या होते हैं? लिक्विड में भी कण होगा, पार्टिकल है। उसी प्रकार से गैस में भी ये क्या है? पार्टिकल है। समझने की कोशिश करना। तो ये देखा गया है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, कण जो होते हैं, वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो है वो एक दूसरे से बहुत सटे सटे होते हैं। इतना सटे होते हैं, इतना सटे होते हैं कि और उससे अधिक सटा हुआ नहीं हो सकता। मतलब पूरी तरह से क्लोजली पैक होते हैं। जैसे कि मेरे ये हाथ है, मेरे ये हाथ है, दोनों अगर इतना है तो दोनों के बीच में गैप है। अगर ये सट गया तो ये पूरी तरह से क्या हो गया? क्लोजली पैक हो गया, पूरी तरह से एक दूसरे सटे सटे हो जाते हैं। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं, पूरी तरह सटे सटे होते हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के तुलना में कुछ दूर दूर पर होते हैं, और गैस में जो होते पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं? बहुत ही दूर दूर होते हैं, है ना। साइंस कहता है कि यदि दो पार्टिकल्स एक दूसरे के जितना ही करीब होगा उसके बीच में आकर्षण बल उतने ही अधिक लगेंगे, है ना। शायद आपने पढ़ा होगा फोर्स के बारे में। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस के स्क्वायर का, है क्या। दूरियां जितना ही कम होगा उतना ही उसके बीच में क्या होंगे? आकर्षण बल लगेगा। तो साइंस के अनुसार दो पार्टिकल्स एक दूसरे के जितना ही करीब रहेंगे उसके बीच में आकर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा, और उस आकर्षण बल को हिंदी में कहते हैं अंतः आणविक आकर्षण बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो देखो बाबू, सॉलिड में जो होते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब होने के कारण यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतः आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक लगेगा। लिक्विड में जो होते हैं पार्टिकल्स सॉलिड के तुलना में कुछ दूर दूर पर होते हैं, इसके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेंगे, अंतः आणविक आकर्षण बल लगेंगे, लेकिन वो सॉलिड के तुलना में क्या होगा? कम लगेंगे। गैस में आ जाओ। अब गैस में क्या हो गया? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो गया, बहुत दूर दूर हो गया। दूर दूर होने के कारण इसके बीच में अंतः आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग सकता है, और नहीं लग सकता है तो क्या होंगे? ये पार्टिकल इधर उधर बर्तन में भागते रहेंगे, टहलते रहेंगे, टहलते रहेंगे। अगर इसका ढक्कन खोल दोगे तो पार्टिकल्स क्या होगा? बाहर भाग जाएगा, है ना। मतलब ये हो गया, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, जिसमें कम होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेंगे ही नहीं वो क्या होंगे? गैसियस स्टेट में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैटर का जो डिफरेंट स्टेट होता है, पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हुआ करते हैं, और उसके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण होता है। देखो ये मैं यहाँ लिखा हूँ, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंट इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंट इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं
अंतः आणविक बल में अंतर होने के कारण होती है। ओके बाबू, अब तो बात ये आती है, तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोले तो अंतः आणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोले तो अंतः आणविक बल, ये क्या है बाबू? अभी मैंने बताया दो पार्टिकल के बीच लगने वाला क्या होते हैं? आकर्षण बल होते हैं। देखो मैं वही लिखा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतः आणविक बल को, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स कौन हो सकते हैं? वो या तो एटम हो सकता है, वो या तो आयन हो सकता है, वो या तो मॉलिक्यूल हो सकता है। शॉर्ट में लिखा हूँ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हो सकता है ना, वही लिखा हूँ मैं। यह कणों के बीच, कणों के बीच, वो कण कौन हो सकता है बाबू? परमाणु, आयन, अणु, ओके, कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होती है। क्लियर हो गया? पदार्थ की जो अलग अलग अवस्थाओं में हुआ करते हैं, जो कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई गैस होता है, वो क्यों होते हैं? उसके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के कारण होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं? अंतःआण्विक आकर्षण बल क्या होते हैं? दो कणों के बीच लगने वाला क्या होता है बाबू? आकर्षण बल होते हैं। रिपल्सन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स कभी नहीं हुआ करता, विकर्षण बल कभी नहीं होता। आकर्षण बल होगा तभी पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो कर लिए होंगे बाबू, बेटाओ आ जाओ। हमको पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में, लेकिन तीनों के बारे में थोड़ा सा कुछ स्टडी कर लो क्योंकि आवश्यकता पड़ेंगे इसकी। ठीक है, ये जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर मैं तीनों में अंतर देखना चाहता हूँ तो सबसे पहले इसमें मैं देख लूँ, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे? सबसे अधिक लगेगा। इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके तुलना में क्या कम लगेंगे, और इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर है। तो पहले ये लिख लूँ कि इसमें पार्टिकल जो होते हैं क्लोजली पैक होते हैं, पूरी तरह से एक दूसरे से निकट होते हैं। इसमें पार्टिकल सॉलिड की तुलना में कुछ दूर होते हैं, इसमें पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ही दूर दूर पर हुआ करते हैं। ओके बाबू, तो पहला पॉइंट लिखो, पार्टिकल्स आर closely packed, closely कण बहुत निकट होती है। इतना निकट होती है, इतना निकट होती है कि इसके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं बच सकता है ना। जैसे पार्टिकल है एक दूसरे के बीच इतना नज़दीक हो गया, इतना नज़दीक हो गया कि इसके बीच में थोड़ा भी स्पेस नहीं बचेगा, रिक्त स्थान नहीं बचेगा। अगर इतना सा मान लिया कि यहाँ पर आ गया तब तो रिक्त स्थान बच गया ना। उस रिक्त स्थान को वॉइड कहा जाता है, वॉइड मतलब रिक्तिका कहा जाता है। और सॉलिड में क्या होंगे? रिक्तिका का निर्माण नहीं होगा। ठीक बाबू, चलो फिर भी बोलता है यहाँ पे, कण बहुत निकट होते हैं, पार्टिकल्स आर फार। ओके, पार्टिकल क्या होते हैं बाबू? दूर होते हैं, किसके तुलना में? सॉलिड की तुलना में। कण दूरस्थ, दूरस्थ, दूरस्थ मतलब दूर स्थित, दूरस्थ होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स आर वेरी फार, बहुत ही दूर दूर हुआ करते हैं इसमें। ठीक है, पार्टिकल्स आर वेरी फार, कण कणे बहुत दूर, बहुत बहुत दूरस्थ
दूरस्थ होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं बाबू? बहुत दूरस्थ, बहुत दूर स्थित हुआ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब जब पार्टिकल्स बहुत नज़दीक हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज़्यादा कहाँ लगेगा? आपको सॉलिड में लगेगा, उसकी तुलना में यहाँ कम लगेंगे और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेंगे ही नहीं। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, प्रबल, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब प्रबल, प्रबल अंत आणविक आकर्षण बल बोलो या फिर बल बोलो, आकर्षण बल। ओके बाबू, यहाँ पे बाबू विकर होंगे, विकर मतलब इसके तुलना में कम हो गया, विकर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, दुर्बल अंत आणविक बल। अंत आणविक बल मतलब अंत आणविक आकर्षण बल, और इसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही दूर है। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंत आणविक आकर्षण बल लगेंगे क्या? अंत आणविक आकर्षण बल नहीं लगती है, नहीं लगती है। ओके बाबू, चलो इसे नोट करोगे। ओके, देखो फिर समझना, जब इसके बीच में अंत आणविक आकर्षण बल, पार्टिकल्स बहुत नज़दीक सटा हुआ था, अब इसके बीच में, जिसके कारण क्या होगा, इसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा था, और लगने के कारण क्या होंगे, ये पार्टिकल इधर उधर अब नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाएंगे तो क्या होंगे, उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक ऑर्डर में होगा, ऑर्डरली अरेंज होंगे, एक व्यवस्थित क्रम में होंगे। लेकिन लिक्विड में देख लो, पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या कुछ दूरी पर है, दूर होने के कारण क्या होंगे, जो इस प्रकार से था अब इधर उधर जा सकता है, और जाने के कारण क्या होंगे, इसमें पार्टिकल्स डिसऑर्डरली अरेंज होंगे, इधर उधर हो सकते हैं, और इसमें एक्सट्रीमली डिसऑर्डर होंगे, मतलब बहुत ही व्यापक रूप से क्या होंगे, इधर उधर सटे होंगे। ठीक ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बाबू। नेक्स्ट पॉइंट, particles are orderly arranged कने व्यवस्थित क्रम में सजे होते हैं, व्यवस्थित क्रम में सजे होते हैं, है ना। कने क्या होते हैं बाबू, व्यवस्थित क्रम में सजे होते हैं, और इसमें पार्टिकल्स आर डिसऑर्डरली अरेंज्ड कने अव्यवस्थित
व्यवस्थित अव्यवस्थित क्रम में सजे होते हैं। ओके बाबू। और उसमें तो चूंकि इसको पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या होंगे, वेगाबॉन्ड इधर उधर भागते रहेगा, एक्सट्रीमली डिसऑर्डर होंगे इसमें। ठीक है, पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली extremely disordered होते हैं। कण क्या होते हैं, बहुत अधिक अव्यवस्थित होते हैं। कणें बहुत अधिक अव्यवस्थित होती है। जल्दी से करोगे बाबू, अब इसे जल्दी से करोगे। ठीक है, देखो अब क्या हो गया, सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अरेंज्ड थे, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक थे, इधर उधर नहीं जा पा रहा था। और साथ ही साथ ये पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना ही ज़्यादा सटा हुआ था कि इसको हम लोग दाब कर और नहीं सटा सकते, है ना। जब सटा नहीं पाओगे तो सॉलिड क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा। पार्टिकल्स अब सट ही नहीं पाएगा, जो जितना सटना था पहले से सटा हुआ है, इनकम्प्रेसिबल और संकुचनशील होते हैं। लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स कुछ दूर पर है, अगर फोर्स लगाओगे तो कुछ सट सकता है ना। और गैस पर फोर्स लगाओगे तो गैस को सटा कर हम लोग लिक्विड बना लेंगे, और लिक्विड के बाद क्या सॉलिड में बदल सकता है, क्योंकि सबसे दूर अगर नज़दीक आ गया तो लिक्विड बन जाएंगे, और नज़दीक आ जाएगा तो कौन, गैस बन जाएगा। मतलब ये हो गया, गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, संकुचित कर सकते हैं, इसको भी स्लाइटली संकुचित कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को हम लोग संकुचित नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें जितना पार्टिकल्स नज़दीक होना चाहिए था वो पहले से उसमें उपस्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भी नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भी नेक्स्ट पॉइंट। सॉलिड्स आर रिजिड होगा, जब कॉम्प्रेशन नहीं कर पाओगे तो क्या कठोर होगा, है ना। सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। क्यों, ठोस जो होते हैं ना वो कड़ा होता है, कठोर होता है, और क्या होते हैं उसमें दबा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, और क्लोजली पैक होने के कारण कौन होते हैं, उसके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया बाबू। सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल बिकॉज पार्टिकल्स आर ये पॉइंट बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड and strong intermolecular force, है ना। सॉलिड क्या होते हैं, कठोर होते हैं, और उसे हम लोग दबा नहीं सकते। इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जितना सटा होना सटा हुआ आता है, और सटा होने का उसको हम लोग दबा कर और नहीं सटा सकते। दैट मीन्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, और वो क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं, जिस कारण वो क्या होते हैं, एक दूसरे से नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, मैं इसका हिंदी लिखूँ, चलो और लिख रहा हूँ।
इसका हिंदी यहाँ लिख रहा हूँ बाबू, इसका हिंदी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठोस, कठोर, कठोर एवं असंकुचनशील होती है। असंकुचनशील मतलब उसको हम लोग दबा नहीं सकते, ठीक है। असंकुचनशील होती है क्योंकि ठोस में कण निकट होने के कारण क्या होते हैं बाबू, प्रबल आणविक आकर्षण बल लगती है। तो बाबू मैंने इसी का यहाँ पे हिंदी लिखा था, आपके बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठोस कठोर होती है क्यों, तो आपको आंसर करना है ठोस कठोर मतलब रिजिड होती है क्यों, तो आपको आंसर करना है ठोस कठोर जो होते हैं ना या फिर असंकुचनशील होते हैं, उसका एक ही रीज़न है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, और करीब होने का क्या कारण है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी लिखा हो। चलो लिख लिए होंगे। ठोस कठोर एवं असंकुचनशील होती है क्योंकि ठोस में कण निकट होने के कारण प्रबल अंतःआण्विक आकर्षण बल लगती है, ठीक है। हटाओ, क्या ये कठोर होती है, क्या नहीं होती है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। इट इज स्लाइटली मतलब बहुत कम, है ना। ऐसा नहीं कि लिक्विड को दबा कर बहुत नज़दीक कर दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज स्लाइटली कंप्रेसेबल, इट इज स्लाइटली कंप्रेसेबल या अल्प संकुचनशील होती है। ओके बाबू, मतलब अल्प संकुचनशील करने का मतलब ये होगा, इसे हम लोग बहुत कम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसको तो कंप्रेस करोगे, कंप्रेस जो गैस है कंप्रेस करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, और कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, सॉलिड बन जाएगा। इट इज हाईली कंप्रेसेबल या बहुत अधिक संकुचनशील होती है। ओके बाबू, जल्दी करोगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब सॉलिड को आप जो मान सॉलिड है, इस जो पार्टिकल से बने हुए हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे, तो इसका एक डेफिनेट शेप मिलेगा, एक निश्चित आकार मिलेगा और निश्चित आयतन भी मिलेंगे। लेकिन देखो इसमें लिक्विड में, हालांकि इसे भी हम लोग कंप्रेस तो नहीं कर पाएंगे, बहुत स्लाइटली कंप्रेस करते हैं, जिसके कारण इसका डेफिनेट शेप नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टिकल देखो एक दूसरे से दूर दूर ऊपर है। अगर अभी ये यहाँ पर है, मान लिया कि पहला पार्टिकल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठा है, अब इसे हम इस प्रकार के ग्लास में रख दूँ, इस प्रकार के कटोरे में रख दूँ, तो
1 2 3 4 5 6 पार्टिकल इसमें तो आएगा, लेकिन वो पार्टिकल ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से यहाँ पर पार्टिकल था उसी प्रकार से यहाँ आएंगे। हो सकता है पहला वाला यहाँ आ गया हो, दूसरा वाला यहाँ आ गया हो, तीसरा वाला यहाँ आ गया हो, मतलब पार्टिकल इधर उधर अरेंज हो जाएंगे, है ना। जिसके कारण क्या होगा, उसका शेप बिगड़ जाएगा। शेप मतलब जिस प्रकार के बर्तन में रखोगे वो उसी प्रकार के बर्तन का शेप ले लेगा, नहीं बाबू। लेकिन जितना पानी इसमें था उतना ही पानी इसमें भी मिलेंगे, मतलब वॉल्यूम डेफिनेट होगा लेकिन शेप क्या होंगे, इनडेफिनेट होगा। लेकिन गैस के केस में देखो, छोटी सी बर्तन का गैस है, उसको क्या करो, बड़ी सी बर्तन में रख दो। जैसे कि बहुत बड़ा एक कमरा है, इस कमरे में अगर मैं किसी गैस को छोड़ दूँ तो लगेगा पूरा कमरा भरा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है ना, इस पार्टिकल्स को पकड़ने वाला कोई फोर्स काम नहीं करता। तो पार्टिकल्स जितना ही बड़ा स्पेस दोगे उतना ही बड़ा स्पेस में क्या होगा, वो अरेंज हो जाएगा। और अरेंज होने के कारण क्या होगा, वो उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम को बढ़ा लेगा। मतलब ये हो गया, इस गैस का ना तो कोई डेफिनेट शेप होगा ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होगा। तो शेप कैसा होगा, जिस प्रकार के बर्तन में रखोगे उसी प्रकार का उसका शेप होगा। वॉल्यूम कितना होगा, जिस प्रकार के बर्तन में इसको रखोगे, जितना बड़ा बर्तन में उतना ही इसका क्या होगा, वॉल्यूम होंगे, है ना। तो बोल दो बाबू। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड का डेफिनेट शेप होते हैं। अगर एक क्वेश्चन कर दे कि सॉलिड के डेफिनेट शेप क्यों होते हैं भाई, तो उसका जवाब देना। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होता है, कठोर होता है, जिसके कारण उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। अब कंप्रेस नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होगा। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड के क्या होते हैं, एक निश्चित आकार एवं आयतन होती है। सॉलिड का, ठोस का निश्चित आकार एवं आयतन होती है। ओके बाबू। और लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगा। शेप जो आकार होगा वो क्या होंगे बाबू, इनडेफिनिट। ओके, आकार जो होते हैं अनिश्चित होते हैं, और वॉल्यूम जो आयतन होंगे वो क्या होंगे, डेफिनेट होते हैं। ओके, मतलब लिक्विड के डेफिनेट वॉल्यूम होंगे लेकिन इनडेफिनिट क्या होते हैं, शेप होंगे। तो शेप होगा कैसा, जिस प्रकार के बर्तन में रखोगे उसी प्रकार के उसका शेप होगा। और इसमें आ जाओ, दोनों इनडेफिनिट होते हैं, शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं बाबू, इनडेफिनिट होता है। शेप इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित हुआ करते हैं, और वॉल्यूम वो भी क्या होते हैं, इनडेफिनिट होते क्या होंगी, खुद से एनालिसिस करो। ठीक है बाबू। अब देखो पार्टिकल्स जो हैं, एक सॉलिड में बात कर लो। सॉलिड में इस पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल को देखो, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल समान बल से खींचा हुआ है। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, इस पेन को इधर 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 एक समान फोर्स से मैं खींच दूँ, एक समान बल से खींच कर रखूँ, तो लगेगा कि पेन, ये जो पेंसिल है इस प्रकार से वाइब्रेट करते रहेगा, है ना। नहीं बाबू, दैट मीन्स सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशनल मोशन होगा, कंपन गति होगा। लेकिन लिक्विड में क्या है, जैसे कि पानी है, पानी को हाथ में रखो, बहते बहते आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स कुछ कुछ दूर दूर पर हैं, उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और ये जो गैस है, गैस को अगर छोड़ दो कहीं बर्तन में तुरंत फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है इसके बीच में, ये जो पार्टिकल्स इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं होने के कारण क्या हो गया, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भाग, कभी इधर भाग, कभी इधर भागेगा, है ना। मौका मिला तो बाहर भाग जाएगा। इसको कहते हैं रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति, टेढ़ी मेढ़ी गति, जिग जैग मोशन। दैट मीन्स सॉलिड में पार्टिकल्स में वाइब्रेटरी मोशन, इसमें ट्रांसलेटरी मोशन,
और इसमें क्या होंगे बाबू, रैंडम मोशन हुआ करता है। ठीक है, चलो लिखता हूँ। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में कैसा मोशन है बाबू, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन होंगे, कंपन गति होती है, कंपन गति होती है। ठीक है, और इसमें पार्टिकल्स में कैसा, पार्टिकल्स में ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रैखिक गति होती है। ओके बाबू, और इसमें पार्टिकल्स के बीच में कैसा होता है, रैंडम मोशन होता है, जिगजैग गति हुआ करते हैं पार्टिकल्स। कैसा बाबू, रैंडम मोशन, इसी को हम लोग कहते हैं जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन। इसको टेढ़ी मेढ़ी गति बोलते हैं हम लोग, इसी को हिंदी में बोलेंगे यादृच्छिक या टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी गति बोलेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और जल्दी से करोगे बाबू। शायद मेरा चेहरा थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा, लाइन चली गई है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट। देखो बाबू, जो गैस है, मैं इससे पहले बात करता हूँ। गैस जो है, एक बर्तन में गैस है, किसी बोतल में गैस है, उस गैस को अगर मैं इस रूम में छोड़ दूँ तो गैस के जो पार्टिकल्स है उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, तेजी से क्या होगा, भाग जाएगा इधर उधर इधर उधर। नहीं भागेंगे क्या, कहीं पर गति तेज तभी आद होते हैं जब वो विपरीत दिशा में चला करता है। जैसे कि दो गाड़ी है, दो गाड़ी अगर एक ही दिशा में चलता हो तो लगेगा कि उसका मोशन बहुत स्लो है, लेकिन जब वही गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होती है, लगता है बहुत तेज गति से निकल गई। क्यों, कि विपरीत मोशन था। विपरीत गति में चलने से दोनों का मोशन क्या होता है, जुड़ जाते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, जुड़ जाते हैं। वही बात यहाँ पर है। देखो बाबू, तो गैस जो है, गैस के पार्टिकल्स को पकड़ने वाला कोई नहीं था, नहीं पकड़ने वाला था, तो अगर इसको खोल दिया जाए तो तेज़ी से कहीं पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन पानी, एक बर्तन में, बोतल में पानी है, मान लो कि इसमें दूध है, और उस दूध को अगर पानी में डाल दूँ तो दूध पानी में धीरे धीरे मिल जाएगा, लेकिन गैस, जितना गैस कहीं दूसरे गैस में जाकर मिलता है उसकी तुलना में ये जो लिक्विड है किसी दूसरे लिक्विड में उतना जल्दी नहीं मिल पाएगा। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कहाँ पर होता है, गैस में होता है, उससे कम कहाँ पर होता है, इसमें होता है। और अगर ठोस को कहीं पानी में रख दो तो कभी भी एक दूसरे में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया इसमें डिफ्यूजन नहीं होता है। अगर ये क्वेश्चन कर दे कि गैस कहीं पर बड़ी तेज़ी से फैलता है, क्यों, डिफ्यूजन के कारण। ठीक है, डिफ्यूजन, फास्ट डिफ्यूजन, फास्ट, शायद मेरा चेहरा साफ दिख रहा होगा, लाइन आ गई है। फास्ट डिफ्यूजन, तेज विसरण होती है ना। स्लो डिफ्यूजन, मंद विसरण, और इसमें नो डिफ्यूजन, विसरण नहीं होती है। ओके बाबू, तो
इन सारे पॉइंट को क्या करो, आप नोट कर लो। नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो तो अब आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा पहले मैं एक और लिख लूँ, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। अगर ये कह दे कि ठोस के अभिलक्षण को लिखें, है ना, ठोस का अभिलक्षण मतलब ठोस के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं, आप कैसे कह दो कि ठोस होते हैं, है ना। तो हम लोग बड़ी आराम से कह सकते हैं, ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, निकट होते हैं। अंतःआण्विक आकर्षण बल क्या होते हैं, सबसे अधिक होता है। डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, रिजिड होता है, और इसमें डिफ्यूजन नहीं होता। और कैसा मोशन होता है बाबू, वाइब्रेटरी मोशन होता है। ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ। ठोस का अभिलक्षण क्या क्या होंगे बाबू, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, कने निकट स्थित होते हैं, ओके बाबू। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे, है ना। प्रबल अंतःआण्विक आकर्षण बल काम करेगा, आकर्षण बल। ओके बाबू। नेक्स्ट पॉइंट, रिजिड होंगे, इट इज रिजिड, कठोर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेट, पहले तो इट इज रिजिड एंड इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, इसको आप दबा नहीं पाओगे। कठोर एवं असंकुचनशील होती है। ओके बाबू। और हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, निश्चित आकार एवं आयतन होती है। और डिफ्यूजन होगा क्या, नो डिफ्यूजन। विसरण की गति नहीं होती है, विसरण की गति नहीं होती। ओके बाबू। अगर कह दे कि ठोस के अभिलक्षण को लिखें तो आप इसे लिख कर आ जाना। ठीक है, इनमें से अब 2 क्वेश्चन बनता है, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि ठोस कठोर क्यों होती है, जो कि मैं लिखा दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन है, why solid is rigid। ठोस कठोर क्यों होती है,
क्यों होती है? नहीं कर पाओगे क्या? मैं लिखा दिया हूँ। ठोस कठोर क्यों होती है भाई? ठोस के कण एक दूसरे के बहुत निकट होने के कारण प्रबल अंतःआण्विक आकर्षण बल लगती है, इसलिए वो क्या होते हैं? कठोर होती हैं। ड्यू टू क्लोजली पैक स्ट्रक्चर इन सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड्स आर क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। ओके, लिखा हुआ है, पॉइंट के रूप में मैं लिख दिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, सॉलिड्स have definite shape. Why? ठोस का निश्चित आकार होता है, क्यों? तो फिर से वही बात, जो इसका आंसर होगा वो इसका भी आंसर होंगे। अरे निश्चित आकार क्यों होता है? कि ठोस में पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक होने के कारण उसे हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे, और दबा नहीं पाएंगे तो क्या होगा? उसका निश्चित आकार होगा। ओके बाबू, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। ये पॉइंट मैं लिख दिया हूँ, ये मैं लिख देता हूँ आंसर। ड्यू टू क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर it is incompressible. Incompressible and has definite shape, है ना? कण निकट स्थित होने के कारण या असंकुचनशील होती है, अतः निश्चित क्या होंगे बाबू? आकार होती है ना? आज सिंपल बातें हम लोगों ने इसमें देखा। अब हम लोग देखेंगे सॉलिड के टाइप में, जहाँ पर एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा, और एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा करते हैं, दोनों में अंतर भी पूछता है। ये जो मैंने आज लिखाया सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पर डिस्कशन था, और इसी को लेकर हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बाबू क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से आपके पास उपस्थित होता हूँ, है ना? नेक्स्ट वीडियो को लेकर मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को आर के सन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।